प्रभात, गुड मॉर्निंग। तो पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो वीडियो अचानक से रुक गया था। उस वीडियो में हम वहाँ से स्थिति 3 के बारे में बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की 6 स्थितियां होती हैं। हम 6 स्थितियों में बाकी का डिस्कशन कर चुके थे। हम स्थिति 3 से स्टार्ट करते हैं कि स्थिति 3 ऐसी है कि जब बिंब आपका सेंटर पर हो। देखिए, ये आपका अवतल दर्पण है और इस तरह का प्रतिबिंब हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये आपका सेंटर है और यहीं पर रखा हुआ है प्रतिबिंब इस तरीके से। ये है बिंब और बिंब से आपका 2 किरण रख लेंगे, 1 किरण रख लेंगे बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर और 1 किरण रख लेंगे आपका ध्रुव से गुजरता हुआ। तो 1 किरण रख लेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण होती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। और इस किरण रेख को हम यहाँ पर आपतन कोण आपका आई है और यहाँ पर इसी के बराबर परावर्तन कोण लगाना है। तो ये परावर्तन कोण आपका ऐसा आएगा। तो ये आपका परावर्तन कोण I = R हो गया, ए हो गया परावर्तित किरण, इसमें परावर्तित किरण ए है। तो आप दोनों में क्या देख रहे हैं कि परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें वास्तव में मिलती है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी। यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति जब हम लिखेंगे तो पहला हो जाएगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति जो है, प्रतिबिंब की प्रकृति में पहला है कि आपका वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। और यहाँ पर ये एक विशेष केस है कि आपका जितना बड़ा बिंब होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये अक्सर पूछता है क्वेश्चन कि किस स्थान पर या किस स्थिति में अवतल दर्पण में, ये स्थिति 3 है कि किस स्थिति में अवतल दर्पण में बिंब और प्रतिबिंब एक ही ऊंचाई के बनते हैं। तो यहाँ छोटा और बड़ा नहीं होगा, यहाँ पर बराबर बनेगा और सी पर ही बनेगा। सी पर ही बनेगा। पर ही कहने का अर्थ ये है कि आपका बिंब ही सी पर ही रखा हुआ है। तो ये है स्थिति 4 कि सी पर रखा हुआ बिंब का प्रतिबिंब सी पर ही बनता है और दोनों का ऊंचाई बिल्कुल बराबर होता है। ये स्थिति 4 है। हम स्थिति 5 देखेंगे। स्थिति 5 में है कि जब बिंब आपका फोकस, स्थिति 3 है, स्थिति 4 देखेंगे कि जब बिंब आपका सेंटर और फोकस के बीच में हो। जब बिंब सेंटर और एफ के बीच में हो, सी और एफ के बीच हो। ये है स्थिति 4। ये देखिए आपका अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये सेंटर है और यहाँ पर कहीं अनंत है। सेंटर पर हम देख लिए, इस बार आपका जो बिंब है वो आपका सेंटर और फोकस के बीच में है। तो सेंटर और फोकस के बीच में है तो फिर से 2 किरण रेख लेंगे, 1 किरण रेख मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे इस तरीके से और 1 किरण रेख लेंगे ध्रुव से गुजरता हुआ। तो 2 किरण रेख लेना है। पहला किरण रेख क्या है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरा यहाँ पर I = R करना है और जब I = R आप बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर I = R हो जाएगा, ये परावर्तित किरण और यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों किरण जो है परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती है तो वास्तविक बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अब देखेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो बिंब से बड़ा बनेगा। जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनेगा बिंब की तुलना में। और अगला है कि सी और अनंत के बीच में बनेगा। जब बिंब आपका सी और एफ के बीच में रखा हुआ है तो प्रतिबिंब आपका सी और अनंत के बीच बनेगा। सी और अनंत के बीच बनेगा। तो ये था स्थिति आपका 4 कि जब बिंब आपका रखा हुआ है सी और एफ के बीच में तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बड़ा होगा और सी और अनंत के बीच बनेगा। अब हम देखेंगे स्थिति 5। स्थिति 5 में बिंब जो है आपका फोकस पर होगा और ये ठीक अनंत वाले केस का ठीक उल्टा होगा कि जब बिंब को आप फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर था तो फोकस पर बना था। स्थिति 5, जब बिंब फोकस पर हो। जब
बिंब फोकस पर हो। ये है आपका अवतल दर्पण, ये है मुख्य अक्ष, ये है ध्रुव, ये है फोकस और यहीं पर बिंब रखा हुआ है, ये है सेंटर और यहाँ है अनंत। ठीक, तो यहाँ पर हमको रखा हुआ है बिंदु आकार का या किसी भी साइज का अगर हम बिंब रखते हैं तो यहाँ से आने वाले प्रकाश किरणें इस तरीके से आएंगी और परावर्तन के पश्चात सीधी हो जाएंगी। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएंगी। पहले हम एक नियम पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें जो हैं वो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो ठीक इसका उल्टा है कि फोकस से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएंगे। जैसे हम पहले पढ़े थे कि समांतर आने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती है, ठीक इसका उल्टा हो रहा है कि फोकस से निकलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात सीधी हो जाएंगी और यहाँ पर अनंत पर मिलेगा। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये समांतर किरणें जो हैं वो अनंत पर जाकर मिलेगी और जब मिलना मान लेते हैं तो वास्तविक बनेगा, क्योंकि हम मान लिए कि वास्तव में वो मिल रही है और जब मिल रही है तो वास्तविक, और वास्तविक हो गया तो उल्टा हो जाएगा और बहुत बड़ा बनेगा। बिंब की तुलना में बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और चौथा हो जाएगा कि अनंत पर बनेगा। तो ये 4 प्रकृति हो गए स्थिति 5 में। अब आखिरी स्थिति है कि आखिरी स्थिति में बिंब जो है आपका फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाएगा, स्थिति 6। और स्थिति 6 में ये सारे प्रतिबिंब की प्रकृति बदल जाते हैं। स्थिति 6 आपका कहता है कि जब बिंब जो है ध्रुव और फोकस के बीच हो, जब बिंब ध्रुव और फोकस के बीच हो, फोकस को हम F से लिखते हैं, फोकस के बीच हो। देखिए ये है आपका अवतल दर्पण, ये है मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, ये है ध्रुव, ये है फोकस, ये है सेंटर और यहाँ कहीं अनंत है। तो इस बार आपका जो बिंब है आपका फोकस और ध्रुव के बीच में है इस तरीके से। देखिए तो 2 किरण देख लेंगे, एक किरण देख लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर और एक किरण देख लेंगे ध्रुव से गुजरता हुआ। तो जो किरण रेख मुख्य अक्ष के समांतर होगा वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगा। तो ये परावर्तन के पश्चात फोकस से ऐसे होकर गुजरेगा और यहाँ पर अभिलंब आपका मुख्य अक्ष ही है, ये आपतन कोण आई हो गया। ठीक इसी के बराबर हम आर बनाएंगे, परावर्तन कोण बनाएंगे तो इस तरीके से नीचे आएगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि परावर्तन के पश्चात दोनों जो किरणें हैं वो एक दूसरे से दूर होती चली जा रही हैं। तो ये जितना आगे जाएंगी उतना ही दूर हो जाएंगी। यहाँ से एक बात क्लियर है कि ये किरणें आपस में मिलेगी नहीं कभी, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब दोनों किरणें आपस में नहीं मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो कैसे? ये दोनों किरणों को हम दर्पण के पीछे टूटी हुई रेखा से बढ़ाएंगे। ये दोनों किरणों को हम दर्पण के पीछे टूटी हुई रेखा से ऐसे बढ़ाते हैं और जब यहाँ बढ़ाएंगे तो आपको लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि ये दोनों किरणें जो हैं यहाँ से ऐसे आ रही हैं, यहाँ पर मिल नहीं रही हैं। यहाँ पर दोनों किरणें मिल नहीं रही हैं लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती हैं और ये यहाँ पर आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरीके से सिर्फ एक ही स्थिति ऐसी है अवतल दर्पण में जिसमें आपका प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है। तो यहाँ पर जब हम प्रतिबिंब की प्रकृति लिखेंगे तो पहला हो जाएगा आभासी, क्योंकि यहाँ पर किरणें वास्तव में मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं इस बिंदु पर। तो पहला हो जाएगा कि आभासी बनेगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब जो है वो बिंब की तुलना में बड़ा है, बड़ा बनेगा। और आखिरी है पॉइंट इसमें कि ये बन रहा है दर्पण के पीछे। दर्पण के इधर वाले भागों को अलग अलग स्थिति में बांटा गया है, फोकस, सेंटर और अनंत के आधार पर, लेकिन यहाँ पर दर्पण के पीछे सिर्फ सारे भाग को हम दर्पण का पीछे कहते हैं, दर्पण के पीछे बनेगा। अब छठी स्थिति जो है वो अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है। पहला कि सिर्फ एक ही स्थिति है अवतल दर्पण में जिसमें आपका प्रतिबिंब आभासी बनेगा।
एक ऐसी स्थिति, सिर्फ एक ऐसी स्थिति है अवतल दर्पण में जिसमें प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, ये भी सिर्फ यही स्थिति में है। और दर्पण के पीछे भी सिर्फ एक ही स्थिति है, बाकी सारे में दर्पण के आगे बनता है। तो दर्पण ये स्थिति 6 जो है ये अनेक मामलों में महत्वपूर्ण है, बाकी अलग से। तो ये हो गया स्थिति 6 के साथ अवतल दर्पण में 6 स्थिति की हम बात कर चुके। अब हम उत्तल दर्पण में देखेंगे। उत्तल दर्पण में एक ही स्थिति की हम बात करेंगे कि जब बिंब अनंत पर हो तो कहाँ बनेगा। ये उत्तल अवतल दर्पण का पूरा बात हो गया। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण एक ही स्थिति हम देखेंगे अनंत का, और बाकी स्थितियां इसमें होती नहीं हैं, और होती भी हैं तो एक ही तरह का प्रतिबिंब का प्रकृति आता है। उत्तल दर्पण को हम अंदर की तरफ से ढकते हैं, ये आपका मुख्य अक्ष है। अब उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में सबसे आधारभूत अंतर ये होता है कि इसमें फोकस जो है वो मुख्य अक्ष के दाएं तरफ होता है और सेंटर भी दाएं तरफ होता है, क्योंकि ये इस तरफ का गोलीय दर्पण काटा गया है और इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ है। तो अब यहाँ पर अगर कहीं अनंत पर कोई बिंदु है और बहुत बड़ा यहाँ पर बिंब रखा हुआ है, तो हम 3 किरण रेख लेते हैं। मान लिए एक किरण रेख ऐसे है, एक किरण रेख ऐसे है और एक किरण रेख ऐसे है। ये 3 किरण आरेख है। देखिए, तो यहाँ पर हम परावर्तन का जब नियम लगाएंगे तो सबसे पहले अभिलंब खींचेंगे। तो अभिलंब हम खींचेंगे सेंटर से, क्योंकि गोलीय दर्पण है और अभिलंब होना चाहिए बीच में, और अभिलंब बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपतन कोण आई हो गया और यहाँ पर परावर्तन कोण ऐसे बनाते हुए आपका आर खींचना होगा। तो ये इधर आ गया। यहाँ पर आपतन कोण 0 है क्योंकि अभिलंब ऐसे ही है, और ऐसे अभिलंब है तो आपतन कोण 0, तो परावर्तन कोण भी 0। तो ऐसी स्थिति में पीछे आ जाएगा। यहाँ पर जब हम अभिलंब खींचेंगे, यहाँ पर जब हम अभिलंब खींचेंगे तो यहाँ पर आपतन कोण ए हो रहा है, तो परावर्तन कोण इसका ऐसे आएगा, क्योंकि आपको अभिलंब को बीच में लाना है। तो अब ये तीनों किरणों को देखिए, एक किरण ऊपर जा रही है, एक किरण नीचे आ रही है, ऐसे एक किरण सीधी जा रही है। इसका अर्थ ये है कि ये तीनों किरणें आपस में कभी नहीं मिलेंगी, और जब तीनों किरणें आपस में कभी नहीं मिलेंगी तो प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा, और आभासी बनेगा तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे ऐसे। इसी को हम फोकस भी कहते हैं। ये फोकस बिंदु यहाँ आ जाएगा और ये पीछे ऐसे बढ़ाएंगे। तो प्रतिबिंब की प्रकृति इसमें क्या हो जाएगी कि प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा जो है आभासी, सामान्यतः कोई केस ऐसा हो सकता है, कुछ स्पेशल केस ऐसा हो सकता है कि उत्तल दर्पण में भी वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हम लिखते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब की प्रकृति लिख रहे हैं कि आभासी बनेगा। और दूसरा क्या है कि आभासी है तो हमेशा सीधा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तीसरा है यदि अनंत पर रखा हुआ है, यदि अनंत पर रखा हुआ है तो फोकस पर बनेगा। अभी एक स्पेशल स्थिति की बात हो रही है, विशेष केस का बात हो रहा है कि अनंत पर रखा हुआ है तो फोकस पर बनेगा और छोटा बनेगा। जब वस्तु अनंत पर रखा हुआ है तो छोटा बनेगा और फोकस पर बनेगा। तो ये हो गया दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब निर्माण की विधि थी। हम अवतल दर्पण में 6 केस देख लिए, उत्तल दर्पण में भी एक अनंत वाला केस है, ये देख लिए। अब इसमें दर्पण का उपयोग है, तो दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं? सौर भट्टी में करते हैं, सोलर कुकर में करते हैं, आपका गाड़ी का अग्रदीप है उसमें करते हैं, वाहन के पश्च दीप देखने के लिए करते हैं। तो ये सारे दर्पण के उपयोग हैं। दर्पण के उपयोग आप लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम यहाँ से आगे चलेंगे दर्पण सूत्र और आवर्धन। दर्पण सूत्र एवं आवर्धन, दर्पण सूत्र एवं आवर्धन। हम चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे चिन्ह परिपाटी की। अब देखिए दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण में बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, बिंब दूरी
U से दिखाते हैं, प्रतिबिंब दूरी V से दिखाते हैं और फोकस दूरी F से दिखाते हैं। तो बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, ये तीनों के बीच एक संबंध होता है। इस विशेष संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण में बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, बिंब प्रतिबिंब एवं फोकस दूरी, बिंब प्रतिबिंब एवं फोकस दूरी एवं फोकस दूरी के बीच के संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। दूरी के बीच के संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र कहते हैं। तो दर्पण सूत्र होता क्या है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये है आपका दर्पण सूत्र। भी आपका क्या है? प्रतिबिंब दूरी। भी आपका प्रतिबिंब दूरी है। आपका u जो है वो बिंब दूरी है और आपका f जो है वो फोकस दूरी है। और सब अपने अपने चिन्ह के साथ हैं और चिन्ह लिखने बताया जाएगा आपका इसमें चिन्ह परिपाटी में। तो ये दर्पण सूत्र हो गया। दर्पण सूत्र है क्या? साधारण सा है केवल कि बिंब प्रतिबिंब एवं फोकस दूरी। अब यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब नहीं समझना है, ये बिंब अर्थात बिंब दूरी की बात की जा रही है, क्योंकि ये वाला दूरी जो लिखा हुआ है ये तीनों के लिए कॉमन दूरी लिखा हुआ है। क्योंकि बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी तीनों के बीच एक संबंध होता है, उसी को दर्पण सूत्र कहते हैं। और वो संबंध है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ये हो गया दर्पण सूत्र। आवर्धन क्या है? आवर्धन का अर्थ होता है कि कोई भी प्रतिबिंब किसी अपने बिंब की ऊंचाई के अनुपात में कितना बड़ा या कितना छोटा बन रहा है। आवर्धन, आवर्धन है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम एम से दिखाते हैं, मैग्निफिकेशन होता है कि प्रतिबिंब एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन का सिंपल सा अर्थ है कि कोई भी प्रतिबिंब अपने बिंब की अपेक्षा कितना बड़ा या कितना छोटा है। आवर्धन ये हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। इसको अगर हम चिन्ह के साथ लिखें तो ये आ जाएगा m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से लिखते हैं और h से लिखते हैं बिंब की ऊंचाई को। m आपका आवर्धन है। तो आवर्धन होता क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई दोनों का अनुपात जो होता है उसी को हम आवर्धन कहते हैं। तो ये हो गया आवर्धन। अब इसके बाद हम देख लेते हैं एक चिन्ह परिपाटी और उसके बाद इसके आधार पर बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको, उस सवाल को हम हल करेंगे। तो आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन को प्रतिबिंब दूरी बटा बिंब दूरी भी कहा जाता है, ऋणात्मक अनुपात को। ये देखिए आपका चिन्ह परिपाटी हो जाएगा ऐसा, चिन्ह परिपाटी कि किसी भी दूरी का चिन्ह क्या होगा उसको निकालने के लिए हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं। कि ये आपका मान लीजिए कि कोई भी दर्पण है, अवतल है या उत्तल है, कोई भी हो सकता है। हम यहाँ उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि ये आपका मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष की दाईं ओर और बाईं ओर दूरी हम हमेशा ध्रुव से नापते हैं। ये आपका ध्रुव है P। तो ध्रुव से बाईं ओर, ठीक है, ध्रुव से बाईं ओर हम जितना भी दूरी मेजर करेंगे वो सारे दूरी ऋणात्मक होंगे। ध्रुव से बाएं तरफ, ध्रुव के बाएं, ध्रुव के बाएं जो है वो सारी दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। ध्रुव के बाएं तरफ जितना भी दूरी नापेंगे वो ऋणात्मक आएगा और ध्रुव के दाएं तरफ जितना भी दूरी नापेंगे वो धनात्मक आएगा। ये हो जाएगा आपका ध्रुव के दाएं तरफ। ध्रुव के दाएं जो भी दूरी होगा वो होगा प्लस में। और क्या देखना है हमको? मुख्य अक्ष के ऊपर। तो मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी दूरी होगा वो होगा प्लस में। मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर। और अगला है मुख्य अक्ष के नीचे। तो मुख्य अक्ष के ऊपर जितना भी दूरी होगा वो प्लस में होगा और ये हो गया मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे। तो इसमें जो दूरी होगी वो सारे ऋणात्मक होंगे।
तो ए आपको हमेशा याद रखना है कि ध्रुव के बाएं तरफ जितना भी दूरी नापेंगे सबके सब दूरी नापने की बात हो रही है, और मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे ऊंचाई नापने की बात हो रही है। जैसे हम बिंब की स्थिति देखते हैं तो बिंब हमेशा बाएं तरफ रखा जाता है, दर्पण कैसा भी हो या लेंस कैसा भी हो, तो बिंब हमेशा बाएं तरफ रखा जाता है और ऐसे रखा जाता है मुख्य अक्ष के ऊपर। तो बिंब हमेशा बाएं तरफ मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में बिंब दूरी जो है वो हमेशा ऋणात्मक होगी, बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण ये है, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी इधर होता है इसके बाएं तरफ, तो फोकस दूरी भी हमेशा ऋणात्मक होगा। लेकिन यही हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में आपका फोकस दूरी इधर होता है, तो उत्तल दर्पण में फोकस जो धनात्मक होता है, लेकिन बिंब दोनों स्थिति में ऋणात्मक होगा, क्योंकि बिंब इसमें भी यहीं पर होगा और इसमें भी यहीं पर होगा। तो बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है और बिंब की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होता है। बिंब की ऊंचाई हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ रहेगा। बिंब की ऊंचाई जो है वो हमेशा धनात्मक होता है और बिंब दूरी जो है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। तो ये हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि ध्रुव से अगर बाएं तरफ लेंगे तो ऋणात्मक लेंगे, ध्रुव से दाएं तरफ लेंगे तो धनात्मक लेंगे। अब मुख्य अक्ष के ऊपर लेंगे तो धनात्मक लेंगे और मुख्य अक्ष के नीचे लेंगे तो ऋणात्मक लेंगे। तो यहाँ तक पूरा थ्योरी हो गया दर्पण से संबंधित जितना भी था। अब हम दर्पण से संबंधित कुछ सवाल देखेंगे और सवाल हम उदाहरण यहाँ पर देखते हैं, अभी पढ़ा रहे हैं तो बाद में हम सवाल का एक पूरा चर्चा करेंगे। पृष्ठ के अंदर जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं और अभ्यास प्रश्न जो दिया हुआ है हम उस समय जब बताएंगे तो उस समय सारे सवालों का डिस्कशन होगा। अभी हम एक उदाहरण बताते हैं कि दर्पण सूत्र के आधार पर किस तरीके से दर्पण में सवाल बनाए जाते हैं। पहला उदाहरण क्या बोल रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की बात कर रही है। और जब भी दर्पण की बात करेगी तो आपको फोकस दूरी का हमेशा ध्यान रखना है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, याद रख लीजिए। अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक बोल रहे अर्थात माइनस में लेंगे इसको, हमेशा ऋणात्मक होता है। और ठीक यही चीज़ इसके उल्टा होता है उत्तल दर्पण में, कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा की बात है। अब बोल रहा है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उदाहरण, पहला उदाहरण है, हम यहाँ पर उदाहरण की बात कर रहे हैं। इसमें जो सवाल है उसको हम एक बार फिर से विस्तृत चर्चा करेंगे जब हम सवाल का चर्चा करेंगे और अभ्यास प्रश्न का चर्चा करेंगे। तो अभी हम एक उदाहरण पर बात कर रहे हैं। बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, वक्रता त्रिज्या को हम r से दिखाते हैं, 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, एक बस जो है दर्पण से 5 मीटर की दूरी है, तो बस दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, बिंब, अर्थात बिंब दूरी कितना है 5 मीटर। और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। देखिए आपको बोल रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, सिर्फ प्रकृति ही लिखते हैं, प्रतिबिंब की हम प्रकृति लिख देंगे तो बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। प्रतिबिंब की प्रकृति आपको ज्ञात करना है। देखिए और क्वेश्चन में क्या है कि ऑटोमोबाइल दृश्य का उपयोग दर्पण 3 मीटर है, दर्पण के 5 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, ये सब ज्ञात करना है। देख लीजिए, हमको बिंब दूरी दिया हुआ है 5 मीटर, हमको आर दिया हुआ है 3 मीटर, आर दिया हुआ है 3 मीटर। हमें प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करना है और दर्पण है उत्तल। तो हमको उत्तल दर्पण में या फिर किसी भी गोलीय दर्पण में ये फार्मूला अच्छे से पता है कि आर जो है वो फोकस का दोगुना होता है। और जब आर फोकस का दोगुना होता है तो आर हमारा 3 है, तो ऐसी स्थिति में एफ इक्वल टू हम लिखेंगे r/2। और हमको आर दिया हुआ है 3, तो एफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3/2 अर्थात 1.5 मीटर। और ए हमेशा याद रखिए कि दर्पण उत्तल है तो फोकस दूरी हम किस में लेंगे, धनात्मक लेंगे। दर्पण उत्तल है तो फोकस दूरी हम धनात्मक लेंगे। एफ इक्वल टू 3.2 1.5 मीटर हो गया। अब यहाँ से हमें दर्पण सूत्र लगाना है, 1/v + 1/u = 1/f, ए लगाना है, 1/v + 1/u = 1/f। तो अब यहाँ से हमको f दिया हुआ है और f हम धन में लेंगे, f हम धन में लेंगे अर्थात प्लस में लेंगे। अब हमको बिंब दूरी दिया हुआ है तो बिंब दूरी हम क्या लेते हैं,
हमेशा ऋणात्मक लेंगे। तो बिंब दूरी को हम एक बार लिख लेते हैं कि u हमारा हो जाएगा 5 मीटर, अर्थात -5 मीटर, सवाल में यही है, 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। ए हो गया -5 मीटर। अब हमको एफ, तो एफ को हम क्या लिखेंगे, एफ को अगर 1.5 मीटर लिखते हैं, अर्थात ए प्लस 1.5 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए तो इतना हो गया। अब हमारा एफ आ गया, यू आ गया। अब इसको इसमें रख देना है 1/v, अर्थात यहाँ पर आपको v निकालना है 1/u। u कितना हो जाएगा, -5, 1/u, u को हम यहाँ लिखेंगे -5 बटा 1/f, f हो जाएगा आपका 1.5, और f को हम प्लस में लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका फोकस दूरी जो है उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है। देखिए इतना आ गया। अब इसको हल कीजिए, 1/v इक्वल टू, अगर हम इसको लिखते हैं तो a प्लस और माइनस मिल करके हो जाएगा 1/5 माइनस में, a प्लस और माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर ध्यान देना, अधिकतर बच्चे चिन्ह में ही यहाँ पर गलत करते हैं। तो प्लस और माइनस मिल करके -1/5 हो जाएगा, बराबर 1/1.5। हल करना है बस, समीकरण है, कितना हो जाएगा ये 1.5 और ये 5 है। अगर इसको आप दशमलव को यहाँ करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। 1/v इक्वल टू 10/15 प्लस 1/5 हो जाएगा। तो ये 15, ये 10 और ये 3, तो 1/v बराबर आपका आ गया 13/15 प्लस में। अब 13/15 प्लस में आ रहा है, तो 1/v इक्वल टू 13/15, अर्थात v बराबर कितना आ जाएगा, इसको हम v को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे, तो ये 15 ऊपर और 13 नीचे आ जाएगा, 15/13 मीटर। अगर इसको हम भाग दें तो v इक्वल टू आ जाएगा 1, 2 आ जाएगा 1 और फिर 70, तो 1, 13 गुना 5, 13×5 और करेंगे तो 4 आ जाएगा। या यहाँ पर और छोड़ सकते हैं, या फिर आप और आगे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 13×39 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऐसा कुछ लगभग 4 कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया आपका v। अब बोल रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति में इसका साइज क्या होगा, अर्थात आपका छोटा होगा या बड़ा होगा या क्या होगा। तो यहाँ पर हम आवर्धन निकालेंगे। अब भी आपका प्लस में आया है, इसका अर्थ क्या है कि ए आपका मुख्य अक्ष है, ए ध्रुव है, तो भी प्लस में आने का अर्थ है कि आपका प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के दाएं तरफ बन रहा है। ये सब हमेशा इमेजिनेशन के साथ चलना है कि अगर भी ऐसा आया, इसका अर्थ है कि ये दाएं तरफ बन रहा है। अब देखिए आवर्धन क्या होगा, एम इक्वल टू हम h' जानते हैं। एक और होता है कि m इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी बटा बिंब दूरी, ये चिन्ह के साथ होता है कि प्रतिबिंब दूरी बटा बिंब दूरी भी होता है। तो हम m इक्वल टू यहाँ अगर v/u यूज करते हैं तो v है 1.154 और u आपका कितना आ जाएगा, -5। u हम दोनों को हमेशा चिन्ह के साथ लेंगे, u इक्वल टू -5 आ जाएगा। अब इनको हम भाग कर सकते हैं, भाग कीजिएगा तो m आ जाएगा आपका 5 से, अगर इसमें कीजिएगा तो 0.2 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको भाग करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, 0.21 आ जाएगा, फिर 11 हो जाएगा 0.2, फिर 15, 0.225 आ जाएगा। उसके बाद आप जो भी कर सकते हैं इसके, आप इसको देख लीजिएगा भाग क्या आ रहा है। तो m इक्वल टू इतना आ जाएगा। m ऋणात्मक आने का अर्थ क्या है कि m ऋणात्मक आने का अर्थ है कि कोई एक ठो मुख्य अक्ष के ऊपर है, एक को मुख्य अक्ष के नीचे है, अर्थात बिंब तो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनेगा। बिंब कभी भी मुख्य अक्ष के नीचे नहीं बनता है बिंब, तो बिंब मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनेगा, और जो आपका प्रतिबिंब है वो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक आ रहा है, अर्थात बिंब जो है वो आपका मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में m ऐसा आ रहा है तो 1 से छोटा है, 1 से छोटा आ रहा है, तो हम और क्या बता सकते हैं कि जो आपका प्रतिबिंब है वो छोटा बनेगा, क्योंकि अगर इसको हम इसमें देखें, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, और दोनों का अनुपात जो है वो 0.005 है, इसका अर्थ है कि आपका प्रतिबिंब जो है वो छोटा आएगा। तो इस तरीके से m निकालना था और v निकालना था। लगभग यही क्वेश्चन आपको सारे सवाल में आपको v निकालना रहेगा और m निकालना रहेगा, और बताना होगा कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो एक क्वेश्चन हो गया।
और बाकी क्वेश्चन जो हैं, जो सवाल में दिए हुए हैं, उसका जब हम क्वेश्चन का डिस्कशन करने लगेंगे, प्रश्न का जब हम चर्चा करेंगे, तो उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे कि बाकी सवाल कैसे बनते हैं और सारे सवाल को हल किया जाएगा। अभी हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो इसको हम आगे बढ़ेंगे कि फिर आगे अभी लेंस पढ़ेंगे और फिर आगे चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे, फिर हम प्रश्नों पर आएंगे। तो इस वीडियो में यहाँ तक दर्पण को लेकर के सारे चीज़ कंप्लीट हो गए हैं। एक उदाहरण भी हम देख लिए, बाकी उदाहरण आप देख सकते हैं, बाकी प्रश्न हम विस्तृत चर्चा करेंगे बाद में। तो आज की वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।